तो रीनल क्लियरेंस अपन वापस से बात करते हैं उसके बारे में। रीनल क्लियरेंस क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड और प्लाज्मा, ठीक है, विच कैन बी कंप्लीटली क्लियर्ड अनचेंज फॉर्म। इसके अंदर स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि अनचेंज फॉर्म होनी चाहिए ड्रग की। अनचेंज फॉर्म ही हमारी बॉडी से रिमूव हो पाएगी, चेंज फॉर्म जो है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्लियरेंस पहले अपन ने बात करी थी टोटल बॉडी क्लियरेंस की, ये जनरल डेफिनेशन क्लियरेंस क्या होती है। अब अपन बात कर रहे हैं रीनल क्लियरेंस क्या होती है कि हमें एक पर्टिकुलर फिक्स कंपार्टमेंट, वो कंपार्टमेंट कौन सा हमारा रीनल कंपार्टमेंट है, रीनल कंपार्टमेंट से ही हमें ड्रग को रिमूव करना है। और जितने पर्टिकुलर पर टाइम के अंदर वो रीनल क्लियरेंस, जितने पर यूनिट टाइम के अंदर वो ड्रग जो है वो उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट से रिमूव हो रही है, रीनल से इंप्रूव हो रही है, वही हमारा रीनल क्लियरेंस है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। और यूरिनरी एक्सक्रीशन एक्चुअल में क्या है, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर भी बात करी थी कि यूरिनरी एक्सक्रीशन आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाता है, जो अपन उसको जीएफआर रेट भी अपने बोलेंगे नेक्स्ट आगे चल के, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका रहता है कि एक्टिव सिक्रीशन, की एक्टिवली कितना हमारी किडनी के अंदर ब्लड फ्लो के थ्रू एक्टिव डिफ्यूजन से कितना पार्ट ड्रग का हमारी किडनी के अंदर आ गया। और फिर थर्ड रहता है उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो 2 पार्ट्स तो रहते हैं कि जो हमारा ड्रग किडनी के अंदर आ रही है, और एक पार्ट रहता है हमारा जो ड्रग रीअब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो उन दोनों का टोटल माइनस रीअब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सेक्रीशन माइनस रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। और इन दोनों का रेशियो क्या रहता है कि हमारी ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन अवेलेबल है डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा के अंदर क्रेटिनिन का कितना लेवल है, ड्रग का कितना लेवल है और क्रेटिनिन का कितना लेवल है, दोनों का डिवाइडेशन ही इस चीज का क्या है, रेशियो है। तो ये रिलेशनशिप वाली टेबल आ गई आपके स्क्रीन पे, हाँ। तो अब अपन क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं कि रीनल क्लियरेंस के अंदर, ठीक है, और उसकी मैकेनिज्म, यानी कि उन दोनों के रेशियो के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। जितनी कम अगर रीनल क्लियरेंस रहती है तो ऑब्वियसली उसका रेशियो उतना नहीं रह पाता है, ठीक है। कल भी अपन ने बात करी थी कि अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के केस में क्या होता है कि पूरी की पूरी ड्रग, हाँ, ग्लूकोज के पार्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हमारी किडनी के अंदर आते हैं और एक्टिव सिक्रीशन के थ्रू भी किडनी के अंदर आते हैं, बट जितना कंटेंट ऑफ ग्लूकोज हमारी किडनी के अंदर आता है उतना परसेंटेज ही क्या करता है, वो आगे चल के रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और इन एनी केस अगर हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ग्लूकोज की केस के लिए अगर बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है, कंपैरिजन टू रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस के अंदर क्या कहता है कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आने की कोशिश करते हैं, और ये डायबिटिक कंडीशन कहलाती है, ठीक है। इस केस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लूकोज जिस रेट से फिल्टर हो रही है, जिस रेट से हमारी किडनी के अंदर आ रही है, उस रेट से वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, और रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो उस केस के अंदर क्या होगा कि वो हमारी ग्लूकोज है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लग जाएगी। बट जनरल केस के अंदर एक हेल्दी वॉलंटरी की अगर अपने बात करते हैं तो उस केस के अंदर क्या रहता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उतना ही होता है जितना रीअब्जॉर्ब पाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी 0 आती है। अगर अपने लीवर फंक्शन नहीं, किडनी फंक्शन टेस्ट, या जिसको अपन रीनल फंक्शन टेस्ट आरएफटी बोलते हैं, अगर वो करवाते हैं उस केस के अंदर अगर आप ग्लूकोज का देखोगे, अगर आपने जनरली कभी देखा भी हो इस तरह की टेस्ट की रीडिंग्स को आपने देखा हो लैब्स के अंदर करवाई जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसके अंदर ग्लूकोज का कॉन्टेक्स्ट यूरिन के अंदर हमेशा 0 लिखा रहता है। वो इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा इसेंशियल आयंस है जो पर्टिकुलर रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारी किडनी के थ्रू, ठीक है। और सेकंड हम बात करते हैं लाइपोफिलिक ड्रग का। लाइपोफिलिक ड्रग के केस में क्या होता है कि लाइपोफिलिक ड्रग भी कुछ कंटेंट उसका फिल्टर होता है, कुछ कंटेंट उसका रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो उसका जो रेशियो रहता है वो 0 से लेके 1 के बीच बीच में रहता है, और उसका रीनल क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो रीनल क्लियरेंस है वो कम रहता है,
ठीक है। बात करते हैं अपने क्रेटिनिन की, तो क्रेटिनिन के केस में क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, ठीक है, वो फिल्ट्रेशन ओनली, सिर्फ फिल्ट्रेशन ही होता है, ठीक है। कंप्लीटली रीअब्जॉर्प्शन उसका कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है उसके अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं इंसुलिन की, या जो आयनिक रहते हैं, जब जो पोलर अपने ड्रग्स की बात करी जाती है, उस केस के अंदर क्या रहता है कि जो रीनल क्लियरेंस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि पोलर है। देखो किडनी की एक प्रॉपर्टी है कि किडनी से ड्रग को रिमूव कराने के लिए ड्रग का हाइड्रोफिलिक नेचर होना जरूरी है, ठीक है। और अगर अगर हमारी ड्रग पोलर नेचर की है, आयनिक नेचर की है, तो कहीं ना कहीं पे जो हमारी ड्रग है उसका एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू जल्दी होने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, जो मेन अपना जो नेक्स्ट कल के लेक्चर के अंदर एक पार्ट रह गया था रीनल क्लियरेंस के अंदर, वो थे फैक्टर, ठीक है, कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं क्लियरेंस को। देखो एक्सक्रीशन के अंदर भी अपन ने फैक्टर पढ़े थे और क्लियरेंस के अंदर भी अपन फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से फैक्टर आपस में मैच खाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रीनल क्लियरेंस को या रीनल एक्सक्रीशन को। इसके अंदर फर्स्ट फैक्टर है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। देखो जब भी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाती है, तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा ही मस्ट रहती है। सबसे पहली बात है, हम जो ड्रग दे रहे हैं, ये जो हमारी ड्रग है या हमारा जो ड्रग का मेटाबोलाइट है, ठीक है, उसका वेट कितना है, उस कंपाउंड का पर्टिकुलर वेट कितना है। अगर उसका वेट स्मॉल साइज है, मॉलिक्यूलर साइज के है, ठीक है, 300 डाल्टन से कम है, तो उस केस के अंदर क्या होगा वो। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या है कि जो किडनी के केस के अंदर हमेशा ही कंडीशन रहेगी कि वो ड्रग जो है हमारी वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए। वाटर सोल्यूबल है और उसका जो वेट है वो 300 डाल्टन से कम है, उस केस के अंदर क्या होगा कि हमारी ड्रग जो है वो इजीली किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर हमारा ड्रग है या हमारे ड्रग का कोई मेटाबोलाइट है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि 500 डाल्टन से ज्यादा साइज का है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि ये जो ड्रग है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इनका साइज, मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज्यादा है। इस केस के अंदर ये कहाँ जाएंगी घूम के, वापस से बाइल में, तो बाइल के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होंगी। देखो कहीं ना कहीं पे बॉडी के अंदर कॉन्टेक्स्ट है उस चीज को बाहर निकालने का। जरूरी नहीं है कि हर चीज किडनी से एक्सक्रीट हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज बाइल से एक्सक्रीट हो, बट मैक्सिमम जब कॉन्टेक्स्ट की बात करी जाती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है किडनी कि मैक्सिमम जो बॉडी जो ड्रग्स हम देते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम जो बॉडी का एक्सक्रीट आउट पार्ट है, ठीक है, जो अनयूजेबल पार्ट है बॉडी के लिए, वो किडनी के थ्रू ही बाहर निकलता है, ठीक है। सेकंड फैक्टर है दैट इज पीके। ये पीके मतलब आयनाइजेशन, कि कितना पार्ट ऑफ आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। पोलर ड्रग है, आयनाइज्ड ड्रग है, ठीक है, वो पूरली रीअब्जॉर्ब होगी। अगर पूरली रीअब्जॉर्ब हो रही है तो कहीं ना कहीं इस चीज का क्या मतलब है पूरली रीअब्जॉर्ब होने का, कि अगर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो उसका एक्सक्रीशन कहीं ना कहीं ज्यादा ही है, पैसिवली वो चीज क्या हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है। आयनाइज फॉर्म है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन उसका देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एक्टिव सिक्रेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, पैसिव सिक्रेशन भी उसका देखने को मिलेगा किडनी के अंदर। इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो क्या हो जाता है, जो रैपिडली एक्सक्रीट हो जाती है हमारे किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर। और अगर हमारी ड्रग लाइपोफिलिक इन नेचर की है, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो लाइपोफिलिक ड्रग्स दी जाती हैं, लाइक जब हम स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है या डेक्सामेथासोन है, इस तरह की जो ड्रग्स रहती हैं जो हाईली लाइपोफिलिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। इन ड्रग्स की क्या नेचर रहती है कि हाईली लाइपोफिलिक इन नेचर रहती है। ये ड्रग क्या है, कहीं ना कहीं बार बार किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन अपना दिखाती रहती है। रीअब्जॉर्प्शन दिखाती हैं तो कहीं ना कहीं घूम के वापस से कहाँ जाती हैं, बॉडी के अंदर जाती हैं। इसीलिए जो स्टेरॉइड्स देते हैं, जो हाईली लाइपोफिलिक ड्रग्स देते हैं, और जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर स्टेरॉइड्स टाइप की ड्रग्स दी जाती है तो किडनी पे कहीं ना कहीं वो ज्यादा इफेक्ट डालती है। क्यों डालती है, क्योंकि उनको किडनी के अंदर बार बार घूम के वापस से बॉडी में जाना पड़ता है। उनका जो है प्रॉपरली उनका जो एक्सक्रीशन है वो नहीं हो पाता है। एक्सक्रीशन नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं पे उनकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक अगर स्टेरॉइड खाते हैं तो उनका एक डेंजरस इफेक्ट भी हमारी किडनी के ऊपर आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, एक सेकंड। तो वही बाइंडिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। बाइंडिंग, जो ड्रग्स जो प्रोटीन बाइंड होती हैं, ठीक है, प्रोटीन बाइंड्स है हमारी ड्रग, ठीक है, वो ड्रग्स क्या करेंगी, या जो उनके एंजाइम्स हैं, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग डिपेंड करती है कि ड्रग किस रेट से फिल्टर होगी। अगर प्रॉपरली ड्रग बहुत ज्यादा टाइटली किसी प्रोटीन के साथ, किसी रिसेप्टर के साथ बाउंड हो चुकी है, ठीक है, तो उसका फिल्ट्रेशन रेट स्लो होगा,
ठीक है, जैसे क्लोरोक्विनीन है, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा है, ट्रिब्यूटालिन के एग्जांपल दे रहा है, स्टीरियोसेलेक्टिव है, ठीक है। इस तरह की जो ड्रग्स हैं, ठीक है, वो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो सेकंड पार्ट अपन ने बात करी थी, फर्स्ट था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू ही हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लूकोज है, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये भी जो ग्लूकोज अमीनो एसिड्स है, देखो ये इसेंशियल्स है हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। ये किडनी में एक्टिव सिक्रीशन के थ्रू ही आते हैं। वैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का पैसिव डिफ्यूजन जरा भी कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलता है, एक्टिव सिक्रेशन के थ्रू ये किडनी में आते हैं, बट क्या है, ये कहीं ना कहीं वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वापस से रीअब्जॉर्प्शन है वो अनअफेक्टेड फॉर्म के अंदर रहता है, जो हमारी ग्लूकोज है वापस से बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है। अब एक सेकंड, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। ये क्या है कि तीनों कैटेगरीज को डिवाइड करके, कि अगर अपने जो किडनी के रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है उसको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। ये क्या है कि जो पैसिव डिफ्यूजन है वो अफेक्ट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को और रीअब्जॉर्प्शन को, ठीक है। एक्टिवली रीअब्जॉर्ब ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन ओनली, जो रीअब्जॉर्ब ड्रग है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एक्सक्रीट होगी, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होगी, ठीक है। बट उसके ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि ग्लूकोज के केस की बात है, इसने ग्लूकोज का एग्जांपल लेके अपने को समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, कि अगर एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू, ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज है वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों रीअब्जॉर्ब हो जाता है? क्योंकि इसेंशियल आयन है, ठीक है। और इस केस के अंदर अगर हमारे जो ग्लूकोज का किडनी में आने की रेट है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की हेल्प से या एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन की हेल्प से वो हमारा ग्लूकोज जो किडनी के अंदर आ रहा है और उसकी रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये देखो, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसकी रेट बहुत ज्यादा हो जाती है rather than एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के कॉन्टेक्स्ट में उसकी रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या है कि ग्लूकोज हमें कहीं ना कहीं यूरिन के अंदर देखने को मिलेगा और वो किडनी फेलियर नहीं, सॉरी, ये एक डिजीज, डायबिटिक डिजीज की तरफ इंडिकेशन करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, ठीक है। जैसे अपन ने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी लास्ट क्लास के अंदर, बीडी, ठीक है। देखो, जिन ड्रग्स का बीडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, पूरी बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, उनका एक्सेशन कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, कि उनको पूरी बॉडी से घूम के वापस से प्लाज्मा में आने में टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो कहीं ना कहीं भी उनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ बढ़ जाती है, पूरी बॉडी के अंदर वो फैल चुकी है ड्रग, ठीक है। तो उस वजह से उसका एक्सेशन जो है जनरली स्लो हो जाता है, ठीक है। और जो ड्रग है वो बाउंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू, जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाती है, हमारे ब्लड के अंदर ही कहीं ना कहीं रहती है, ठीक है। वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू रीअब्सॉर्ब जो है, या जो कैन नॉट फिल्टर, उसके थ्रू वो फिल्टर नहीं हो पाती है, ठीक है। कल भी अपन ने बात करी थी कि रीनल क्लियरेंस की अगर अपने बात करें तो अपने इसको इस फॉर्मूला से भी नोट कर सकते हैं कि यूरिन ड्रग कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इनटू यूरिन फ्लो, ठीक है। यूरिन ड्रग कंसंट्रेशन कौन सी है? वो अनचेंज, यहाँ पे जो Cu है दैट इज द अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग, ठीक है, डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। ये चेंज फॉर्म यानी कि कितनी फ्री फॉर्म घूम रही, सॉरी, कितनी अनचेंज्ड फॉर्म है, दैट इज Cu, ठीक है, डिवाइडेड बाय द C, ठीक है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, प्लाज्मा के अंदर टोटल ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, ये तो है Cu, तो है अनचेंज्ड ड्रग की कंसंट्रेशन, ये है टोटल ड्रग की कंसंट्रेशन, और ये है Fu है, दैट इज फ्रैक्शनल, कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट है अनचेंज फॉर्म का हमारी बॉडी के अंदर, और यही पार्ट हमें दिखाता है कि कितना फ्रैक्शन अनचेंज है। तो इस फॉर्मूला को अपन जस्टिफाई करके नेक्स्ट अपने इस रेट से भी लिख सकते हैं, जो क्लियरेंस टोटल बॉडी रीनल क्लियरेंस अपने को देखने को मिलेगी, ये वो यूरिन फ्लो के प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज्यादा यूरिन फ्लो रहेगा, ठीक है, उतने ज्यादा यूरिन फ्लो के साथ क्या है कि अनचेंज्ड फॉर्म जो है वो बाहर निकलेगी, अनचेंज्ड ही बाहर निकलेगी, चेंज्ड फॉर्म जो रहेगी कहीं ना कहीं पे बाइंड फॉर्म रहेगी, वो इतनी इजीली बाहर नहीं निकलेगी, या कंप्लीटली मेटाबोलाइज हो चुकी है, वो उसकी फॉर्म ही चेंज हो चुकी है, या वो फॉर्म बाहर निकलेगी या अनचेंज फॉर्म बाहर निकलेगी, ठीक है। ये नेक्स्ट भी इसने यही एग्जांपल देने की कोशिश करी है कि ड्रग जो बाउंड टू द प्रोटीन, प्रोटीन से, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं कि ड्रग जो प्रोटीन के साथ बाउंड होती है, ठीक है,
उनकी हाफ लाइफ क्या है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन के साथ बाउंड है तो उसकी फ्री फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल नहीं है, फ्री फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो उसकी हाफ लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, इसने एग्जाम्पल भी देने की कोशिश करी है कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक आता है, उसका जो है बहुत सा फॉर्म जो है वो फ्री फॉर्म के तौर पे घूमता रहता है बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, अगर फ्री फॉर्म अवेलेबल है तो उसका रीनल क्लियरेंस भी अपने को कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन जो एंटी एलर्जी के तौर पे भी यूज होती है। ठीक है, ये ड्रग की अनबाउंड फॉर्म बहुत कम है, ये मैक्सिमम जो है वो बाउंड हो जाता है प्रोटीन के साथ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ। तो बाउंड हो जाता है तो उसकी जो रीनल क्लियरेंस है बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, ये पेनिसिलिन का एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा है कि एक्टिवली सिक्रेटेड ड्रग्स आर मच लेस अफेक्टेड बाय प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स। ठीक है, जिनका सिक्रीशन, एक्टिव सिक्रीशन, तीन की बात करी थी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। जिन ड्रग्स का जो है वो फिल्ट्रेशन एक्टिव सिक्रीशन के थ्रू होता है, ठीक है, उनके ऊपर जो प्रोटीन बाइंडिंग का कम इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पे एनर्जी यूज होती है, वो प्रोटीन बाइंडेड पूरा की पूरा पार्ट ही वापस से क्या है कि एक्टिवली एनर्जी यूज करता हुआ किडनी के अंदर आ गया है और हमारी बॉडी से बाहर निकल गया है, वहां पे उसका रीअब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू घूम के हमारी किडनी के अंदर आते हैं, ठीक है, वो पार्ट मैक्सिमम केस के अंदर हमारी बॉडी से उसका रीअब्जॉर्प्शन भी देखने को मिल सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकते हैं। अगर वो इसेंशियल है तो उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा बॉडी की नेचर के हिसाब से, अगर वो इसेंशियल नहीं है तो उसका प्रॉपर्ली रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो यूरिन से बाहर, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो फैक्टर है, दैट फैक्टर इज ब्लड फ्लो टू किडनी। ठीक है, सबसे मेन फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट केस है कि कितना ब्लड फ्लो किडनी के अंदर हो रहा है। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो की रेट ज्यादा है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा और एक्टिव सिक्रीशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ब्लड किसी डिजीज की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर ब्लड का फ्लो ही उतना प्रॉपर्ली किडनी के साथ नहीं हो पा रहा है, किडनी के अंदर नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वो रेट लिमिटिंग स्टेप के तौर पे काम करेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो सिंपल है। ठीक है, कि जनरल है कि फर्स्ट है कि रीनल क्लियरेंस जो है वो फीमेल्स के अंदर कम होता है रेदर देन मेल्स। देखो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ऐसा नहीं है कोई डिसफंक्शन नहीं है, ठीक है, उतना ज्यादा क्या है कि जो उनका किडनी फंक्शन है वो उतने ज्यादा काम नहीं करते हैं जितने एक एडल्ट पर्सन के केस में करते हैं। तो इसलिए अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो उनमें 30 to 40% ये चीज क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, ओल्ड एज पर्सन की बात करें या एल्डर पर्सन की बात करें तो उसके उनके केस के अंदर क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, जो ट्यूबुलर फंक्शंस है वो अल्टर्ड होते रहते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं डिजीज स्टेट देखने को मिलती है। जनरली ऐसा नहीं है कि हर किसी में ही है। ठीक है, एक्सक्रीशन जो है वो कम्प्लीटली थोड़ा थोड़ा स्लो होने लग जाता है, रेदर देन अगर जनरली बात करें तो एज फैक्टर के साथ साथ जो है एक्सक्रीशन स्लो होने लग जाता है। और एक्सक्रीशन स्लो होता है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो ड्रग है वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर घूमती रहती है, बॉडी के अंदर घूमती रहती है तो वो क्या होता है कि बॉडी के अंदर घूमती है तो उसकी हाफ लाइफ क्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें क्या है कि इस कॉन्टेक्स्ट के देखो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कि हम जो डोज डिसाइड करते हैं कि एल्डर पर्सन के लिए अलग डोज और इन्फेंट्स के लिए अलग डोज और जो हम एडल्ट पर्सन होते हैं उनके लिए अलग डोज, क्योंकि उनका एक्सक्रीशन भी हमें देखना पड़ता है डोज को डिसाइड करने के लिए। इसलिए अपन ने वेरी फर्स्ट बात करी थी जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर कि रेट लिमिटिंग स्टेप रहते हैं कि बॉडी के अंदर ड्रग को कैसे पहुंचाना है, ये भी रेट लिमिटिंग स्टेप है। फिर दूसरी बात है कि बॉडी से जो अनचेंज्ड फॉर्म है ड्रग की उसको बाहर कैसे निकालना है, ये भी क्या है अपने आप में एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्रग इंटरेक्शंस की। ड्रग इंटरेक्शंस का मेन रोल है इसके अंदर। ठीक है, जो हमारी ड्रग है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दे रहा है। देखो कहीं ना कहीं ये चीज प्रोटीन बाइंडिंग के साथ ही काम करती है, अल्ट्रेशन प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, जेंटामाइसिन दे दिया, ठीक है, फ्यूरोसिमाइड दे दिया, तो जेंटामाइसिन क्या करेगा, इंक्लूड नेप्रोटॉक्सिसिटी। कहीं ना कहीं वो किसी दूसरी ड्रग के साथ देने के साथ क्या होता है कि वो नेप्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, जो यूरिन की पीएच है वो भी अल्टर होती है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड दे दिया और एस्कॉर्बिक एसिड दे दिया,
ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, ठीक है, एंटासिड्स हैं ये चीजें, एल्युमिनियम क्लोराइड्स की बात करें तो ये क्या कहता है कि ये जनरली जो बेसिक ड्रग्स हैं उनका एक्सक्रीशन करती हैं, ठीक है। जो सिट्रेट्स देते हैं, अपने टार्टर्स देते हैं, बायोकार्बोनेट्स देते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पे बेसिक्स हैं, ये एंटासिड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एसिडिक ड्रग्स का एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर जैसे ये एग्जांपल दे रहा है कि हमने फिनाइल ब्यूटाजोन दे दिया, हाइड्रोक्सी हेक्सामीन दे दिया, ये क्या करता है कि एक्शन को प्रोड्यूस कर देता है कहीं ना कहीं आपस में जुड़ के। फिर हम दूसरी बात है कि हम फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि डॉक्टर हमें डायूरेटिक्स भी दे देते हैं, ठीक है, यूरिनेशन फ्लो बढ़ाने के लिए। हमें किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी होगी और हम जानते हैं कि वो टॉक्सिसिटी यूरिन के थ्रू ही बाहर निकल सकती है, तो उस वो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए कहीं ना कहीं हमें डायूरेटिक्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। बात आती है डिजीज स्टेट की। रीनल डिसफंक्शनिंग अगर हो गई है तो उस केस के अंदर क्या है कि प्रॉपर्ली एलिमिनेशन नहीं हो पाता है ड्रग का हमारी बॉडी के थ्रू। यूरेमिया, ठीक है, जैसे किडनी काम करना कम कर गई है, रीनल फेलियर की तरफ हमें देखने को मिलता है। यूरेमिया में क्या होता है कि ये क्या चीज है, इसके अंदर बॉडी है जो कम्प्लीटली जो टॉक्सिक आयंस हैं, जो टॉक्सिसिटी जो टॉक्सिक है, ये यूरिया है, ठीक है, प्रॉपर्ली यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं कर सकती या नहीं कर पाती है, ठीक है। वो क्या होता है, वो जैसे जो किडनी डिजीज होते हैं, किडनी फेलियर होता है, उसकी लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी तो पूरे के पूरे प्लाज्मा के अंदर टॉक्सिसिटी यूरिया की या अदर जो इस तरह के टॉक्सिक आयंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, वो टॉक्सिक आयन का प्रॉपर्ली जो क्या है यूरिन के थ्रू उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो भी डिजीज स्टेट के अंदर भी ये प्रॉब्लम है, और इस वजह से क्या है कि बॉडी एक डिसफंक्शन हो जाता है प्रॉपर बॉडी के अंदर, ठीक है। प्रॉपरली ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर, ये इसके इम्पैक्ट आते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिजीज स्टेट के अंदर। डिजीज स्टेट के अंदर हमेशा डिफरेंस रहता है कि किडनी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। बहुत से केसेस के अंदर देखने को मिलता है। डायबिटिक केस के अंदर अपन ने कल भी बात करी कि फर्स्टली प्राइमरी देखने को मिलता है, जिसको बहुत लंबे तक डायबिटिक रहती है उनका सबसे मोस्टली इम्पैक्ट जो है वो किडनी के ऊपर आता है सबसे पहले। क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज के कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं बॉडी के अंदर और वापिस से किडनी बहुत फास्टली उसको क्या करती है कि फिल्टर करना स्टार्ट कर देती है, तो जो किडनी की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल फंक्शनिंग से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। तो एक टाइम के साथ किडनी वीक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इन केसेस के अंदर क्या होता है कि ड्रग की जो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ जाती है। हाफ लाइफ बढ़ने से क्या होता है कि देखो, अगर हमें ड्रग को 8 घंटे बॉडी में रखना है और वो ड्रग रीनल डिसफंक्शनिंग की वजह से 10, 12, 15, 20 घंटे हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है, उस केस के अंदर क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। ड्रग एक्यूमुलेशन, हम ये चीज नहीं देख पाते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर पेशेंट को डोज कितनी देनी है, डोज बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर टॉक्सिक पार्ट बॉडी के अंदर घूमता रहेगा तो कहीं ना कहीं पे वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा, ठीक है। और अगर फिर डोज डिसफंक्शनिंग आ जाती है कि डोज प्रॉपर सेट नहीं हो पाती है उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, कितनी डोज उसको देनी है और कितनी डोज उसको नहीं देनी है, ठीक है। लास्ट है टॉक्सिसिटी। कि टॉक्सिसिटी हमें जनरली देखने को मिलती है, वो टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकती है और रीनल टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। क्लियर है? सर प्लाज्मा